So, what we have to read today? Second chapter means today we will read the chapter microorganism. What is the name of chapter which we have to read? It is microorganism or the microbes world. In many books you will see that the name of chapter is microbes world. In some of the books you will see the name of chapter is microorganism. Okay, so that doesn't matter what is the name of chapter. The thing which we do know is what? Which is to know is what? Is the importance of microorganism, the use of microorganisms, the harmful effects of microorganisms, and where does they found, where are they present, these things which we have to read in this chapter. ये सारा चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है. क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूजफुल इफेक्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा कैसे जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता कैसा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया कहाँ जाता है, ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है. ठीक है, ये सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना है. स्टार्ट करते हैं हम लोग नेम ऑफ चैप्टर से. एज द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द माइक्रोब्स वर्ल्ड. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दो वर्ड से बना हुआ है, एक माइक्रो और एक ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मींस यू बेटर नो, जानते हो अच्छी तरह से कि ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, एंड माइक्रो मींस टीनी, स्मॉल. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म, टीनी ऑर्गेनिज्म means the organism or the teeny living organism which we can see only through microscope, means which we can't see with our naked eye. naked eye से खुली आंखों से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते हैं. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर द ऑर्गेनिज्म which can be seen only through microscope. केवल किसके थ्रू देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है. किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को केवल किसके थ्रू देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है. अब बात करेंगे हम लोग सर माइक्रोस्कोप क्या है. माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है. माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके दिखाता है, लार्ज करके, बड़ा करके दिखाता है. ठीक है, मींस माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू मैग्नीफाई द इमेज को, ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या करने का क्षमता होता है? मैग्नीफाई करने का क्षमता होता है. किसके पास? माइक्रोस्कोप के पास. अब देखो ये माइक्रोस्कोप जो वर्ड है, माइक्रोस्कोप जानते हो इसके बारे में, ये वर्ड जो है, ये नाम जो है किसने दिया था? ये नाम दिया था किसने? तो एक साइंटिस्ट है जिवेनी फेबर साहब ने माइक्रोस्कोप वर्ड दिया था. कैसे? तो माइक्रोस्कोप जो है ये कौन सा वर्ड से लिया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया है. किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड किससे? माइकोस एंड स्कॉर्पियन. ठीक है, माइक्रोब्स जो है, माइक्रो जो लिया गया है वो माइक्रोस्कोप जो नेम है वो कहां से लिया गया है? दो ग्रीक वर्ड से. कौन सा? एक माइकोस और दूसरा स्कोपिन और माइकोस से. माइकोस का मतलब क्या होता है? माइकोस का मतलब होता है स्मॉल. माइकोस का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? स्मॉल. और स्कोपिन का मतलब क्या? टू लुक, मींस दिखने में जो छोटा हो, उसका मतलब होता है माइक्रोस्कोप. मतलब देखने के लिए, ठीक है, छोटा चीज को देखने के लिए जिसको यूज किया जाए वो क्या है? माइक्रोस्कोप. दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप. ठीक है, दिखने में छोटा नहीं, दिखने में छोटा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. देखा जा सके, जिससे छोटे चीज को देखा जा सके, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप.
ठीक है, टू लुक, यदि स्मॉल चीज को देखेंगे, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको बोलेंगे क्या, माइक्रोस्कोप। तो ये वर्ड कहाँ से आया, ये काम दिया, ये सब तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, कौन। तो देखो, यदि इसके प्रेजेंस का, इसके हैबिटेट का बात किया जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड एनीवेयर। That doesn't matter that is air, that doesn't matter that is water, that doesn't matter that is soil, that doesn't matter that is the body of any organism, that doesn't matter that is food, anywhere, it can be found anywhere and in any type of climate. किसी भी तरह के क्लाइमेट में, किसी भी तरह के कंडीशन में, कहीं पर भी पाया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम ठंडा हो, गर्म पानी हो, ठंडा पानी, सब जगह it can be found anywhere, microorganisms. And if we talk about the shape of microorganisms, so microorganisms are of various shapes. बहुत सारे शेप के होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सर्कुलर भी होगा, ये रॉड शेप भी होगा, ये एलिप्टिकल भी होगा, ओवल भी होगा, सिलेंड्रिकल होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप का होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोगों के लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, दोस्त और दुश्मन, दोनों चीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो दोस्त भी है और दुश्मन भी है हम लोगों के लिए, ठीक है। आते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ते हैं जहां पर, उसको क्या बोलते हैं, तो देखो, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of microorganism is called microbiology। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। किसको, तो वह ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, केमिस्ट्री बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, एसएसटी में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, क्या क्या बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना, पास्ट के बारे में स्टडी करना हिस्ट्री, पॉलिटी के बारे में स्टडी करना, दैट ब्रांच इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, दैट ब्रांच इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये सारा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फेनोमेना, केमिकल इवेंट्स, ये सारा चीज को मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ना, केमिस्ट्री। मोशन के बारे में पढ़ना, काइनेमेटिक्स। ठीक उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of microorganism is called microbiology। देखो, ये साइंस सुनकर नहीं घबराना, सब साइंस का बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच। अब तुम लोग सोचोगे सर इतना ब्रांच क्यों है साइंस का, तो एक्चुअल में साइंस उसे बोला जाता है जो एक्सपेरिमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन, मतलब कहने का कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड हो, ऐसा चीज, ऐसा स्टडी जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड हो, उसको बोलते हैं हम लोग साइंस। और हर वो चीज जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली पहले जांच लिया गया है, देख लिया गया है, जान लिया गया है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से कि ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of this, that, ये वो क्या क्या, जिसके बारे में हम लोग कंफर्म होते हैं 100% श्योर, उसको साइंस वाले में रख देते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जिस साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। एंड दोज हु स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब मान लो मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहा हूं, तो मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया। क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। मींस ऑर्गेनिज्म हु स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला जाता है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर इन कंडीशन टू रीड द नेक्स्ट
topic of this book, as we have discussed the introduction of this chapter, what we have to read in this book, what we have to do in this book, why we are going to read this book. Okay, तो अब देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो। तो यदि हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे, मतलब कहने का कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है, जनरली ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कॉमनली हम लोग देखेंगे, सामान्य रूप से, जनरली, ठीक है। तो देख लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलर मींस ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलर बोलते हैं। और मल्टीसेलर मींस ऑर्गेनिज्म हैविंग मेनी सेल्स, ठीक है। तो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलर। यूनिसेलर भी हो सकता है और मल्टीसेलर भी हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग यूनिसेलर का बात करें तो यू हैव हर्ड द नेम अमीबा। अमीबा का नाम सुने होंगे तुम लोगों ने, है कि नहीं। अमीबा एक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है। और यही सेल जो है सारा लाइफ प्रोसेस करता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सब एक ही सेल से सब होता है, ठीक है। मल्टीसेलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात करेंगे, यदि मल्टीसेलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो तुम लोग नाम सुने होंगे, ईस्ट का नाम सुने हो, ईस्ट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हाइड्रा मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। प्लानेरिया मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म दोनों हो सकता है, मल्टीसेलर भी हो सकता है और यूनिसेलर भी हो सकता है। They are microscopic in nature, means they can be seen only through microscope। केवल किसके थ्रू देखा जा सकता है इसको, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। They are found everywhere, already I have discussed कि micro organism can be found everywhere, anywhere, that may be air, that may be water, that may be soil, that may be the body of any organism, that may be food, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी पाया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर जगह मिलता है तुमको, किसी भी तरह के क्लाइमेट में, किसी भी तरह के अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल, कैसा भी कंडीशन में रहेगा, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, बॉयल वाटर हो, वरे कहीं भी हो रहेगा। अनफेवरेबल कंडीशन यदि इसको मिलता है तो क्या करता है जानते हो, अपने बॉडी के ऊपर एक सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। किस चीज का फॉर्मेशन करता है, सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, CYST, सिस्ट का फॉर्मेशन। ये सिस्ट क्या है, तो सिस्ट इज अ हार्ड कवरिंग which forms over the body of microorganism to protect themselves from outer environment और external environment। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हार्ड आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन होता है ना, उस हार्ड आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ओके। अब देखो, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। मींस microorganisms may be autotrophics, microorganisms may be heterotropics, may be saprophytes, may be parasites। Okay, clear? Any doubt? No। कैसा भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है किसी भी तरह का हो सकता है। इसी से सिंपल समझ जाना कि मतलब एक कप यदि मिट्टी उठाओगे तो उसमें करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुमको मिलेगा, लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। इसी से समझ जाओगे कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दुनिया में। बाप रे बाप, सैकड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कप मिट्टी में।
They are useful as well as harmful. Already I have discussed कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यूजफुल कैसे होते हैं और हार्मफुल कैसे होते हैं, ये सब कुछ भी हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी कैसे हुआ था। ठीक है, किसने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था? तो आई थिंक यू हैव हर्ड द नेम एंटोन वन लीवेनहुक। एंटोन वन लीवेनहुक का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ, नहीं सुने हो? क्या बात करते हो। एंटोन वन लीवेनहुक वाज द फर्स्ट हु मेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। याद करो, सेल चैप्टर। अच्छा, तुम लोग नहीं जानते हो, बट मैं सेल के बारे में तो जनरली बताते रहता हूँ हमेशा। जब भी साइंस पढ़ाने आता है, बायो पढ़ाने आता है, तो सेल के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो ही जाता है। तो जैसे अभी देखो, जैसे ही बायो स्टार्ट किया मैंने, सेल को ला ही दिया बीच में। सेल जो चैप्टर है उसमें मैं बताया था कि रॉबर्ट हुक साहब ने सेल का डिस्कवरी किया था 1665 में, है कि नहीं? बताया था मैंने कि 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने सेल का डिस्कवरी किया था। उसके बाद वो जो डिस्कवरी किए थे सेल का, उसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा था सेल को, वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो फॉर्म किया गया वो किसके द्वारा किया गया? एंटोन वन लीवेनहुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? एंटोन वन लीवेनहुक के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया गया। और उसी माइक्रोस्कोप के हेल्प से, उस माइक्रोस्कोप के हेल्प से इन्होंने 1657 में, 1657 में, 1657 में, ठीक है, क्या किया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किया था। किस चीज में? तो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर, उसी रेन वाटर के 1676 में डिस्कवर किए थे एंटोन वन लीवेनहुक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कब किए थे? 1676 में। कैसे? तो इन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से वाटर ड्रॉपलेट्स को काफी बारीकी से देखा, काफी क्लोज से देखा रेन वाटर को, तो उसमें इनको जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दिखे। When? तो इन 1676 और 75, वही 1675-76 के अप्रॉक्स। ठीक है, आफ्टर देन, इनके बाद एंटोन वन लीवेनहुक के बाद यदि हम लोग देखें तो एक और नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, एक और जो है बायोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया? एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। वे साइंटिस्ट का नाम क्या है उनका, जिन्होंने एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्कवरी को अंजाम दिया? वो है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर का नाम सुने होंगे तुम लोग। वो पास्चुराइजेशन मेथड, मिल्क से क्रीम निकाला जाता है जो, हाँ, तो उससे तो ज्यादा तुम लोग अवगत होगे, सुने होंगे। लुईस पास्चर साहब ने एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, और इसलिए इनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। किसको? लुईस पास्चर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ फूड एंड सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। ये लुईस पास्चर साहब ही हैं जिन्होंने बताया कि लोगों में, ह्यूमन बीइंग्स में या फिर एनिमल्स में जो भी बीमारियां होती हैं वो ड्यू टू व्हाट? Microorganism, means microorganisms are responsible for the disease in humans and animals। ठीक है, इन्होंने बताया था। और बताया था कि जो खाना खराब हो जाता है, फूड जो है स्पॉइल हो जाता है, फर्मेंटेशन होता है फूड का, वो किसके कारण? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही। अच्छा, एक बात ध्यान रखना तुम लोग, मैंने बोला कि इन्होंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही डिजीज होता है मैन में, ह्यूमन बीइंग्स में और एनिमल्स में।
तो तुम लोग ये मत समझ लेना कि केवल इसी के कारण डिजीज होता है, ठीक है। जेनेटिकल डिसऑर्डर भी होता है, मतलब कहने का कि हाथ पैर टूटना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अंधा है बचपन से तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये सब मत सोच लेना तुम लोग, नहीं। डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले, ठीक है, मीन्स बहुत सारे डिजीज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज इन व्हाट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या। तो हाँ, यदि कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखेंगे, ध्यान में लाना चाहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग के बॉडी में भी होता है। हम लोग का बॉडी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन, उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो क्या करता है, वो हेल्प करता है हम लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसको सिंथेसाइज करने में और उसको सिंथेसाइज करके फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, दैट मींस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तुमको फैक्ट मिल गया। और भी बहुत सारा फैक्ट है, जैसे टर्माइट्स का नाम सुने हो। टर्माइट्स में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। टर्माइट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि नहीं होता तो वो ये लोग कहाँ पर होता है टर्माइट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके पास एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, उस एलिमेंट्री कैनाल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल सिक्रेट करता है और इसी कारण से टर्माइट्स, अरे भाई दिमाग टर्माइट्स जो देखते हो लकड़ी में एकदम खोद कर गड्ढा कर देता है, मीन्स लकड़ी को भेदने में सफल हो पाता है टर्माइट्स। तो किस कारण से, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण, ओके, जो कि प्रेजेंट होता है उसके एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये सारा चीज हम लोगों ने देखा, ये सारे फैक्ट्स हम लोगों ने देखा। हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद डिस्कवरी भी किया हम लोगों ने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। अब हम लोग वन बाय वन देख लेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, दैट इज बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, मींस कहने का कि ब्रॉडली यदि बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का, तो दे आर ऑफ 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज फंगी, थर्ड वन इज एल्गी, फोर्थ वन इज वायरस, फिफ्थ वन इज प्रोटोजोआ। मींस बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, virus, protozoa, these are the 5 kinds of microorganisms which we discuss one by one, okay। हम लोग one by one एक एक करके क्या करेंगे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अब पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में। तो there are broadly or mainly 5 types of microorganisms, that is bacteria, algae, fungi, protozoa and virus. If we talk about bacteria, first of all we will discuss about what, bacteria। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया मोस्टली क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। एंड बैक्टीरिया वाज द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म which was seen or absorbed or discovered। सबसे पहले बैक्टीरिया को ही डिस्कवर किया गया था, देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। इट मे बी ऑफ एनी शेप्स, किसी शेप का, बहुत सारा डिफरेंट शेप का होता है बैक्टीरिया, और किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में ये मिल सकता है तुमको। कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, एयर, वाटर वगैरह वगैरह, कुछ भी, सॉइल वगैरह कुछ भी, ठीक है। शेप का यदि बात करें तो बेसिली शेप का होता है, कॉकी शेप का होता है, स्पाइरेला शेप का होता है, विब्रियो होता है, मींस कहने का वेसिलस बैक्टीरिया होता है, कोकस और कॉकी बैक्टीरिया होता है, स्पाइरेला बैक्टीरिया होता है, विब्रियो होता है,
ये सब शेप के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। जैसे लैक्टोबैसिलस बोलते हो तुम लोग, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध वाला, हाँ, तो लैक्टोबैसिलस देखो किस शेप का होता है, रॉड शेप्ड का, मींस बैसिली जिसमें लगा हुआ है, बैसिली जिसमें लगा हुआ है, समझ जाना कि वो किस शेप का है, रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा शेप का है, रॉड शेप्ड। कॉकस या कॉकी लगा हुआ है किसी में, समझ जाना वो स्फेरिकल शेप का है। स्पाइरला लगा हुआ है तो समझ जाना वो स्पाइरल शेप का है। स्पाइरल नोटबुक तुम लोग खरीदते हो ना ऐसा, हाँ, रिंग जो है स्प्रिंग जैसा होता है, हाँ वैसा स्पाइरल शेप का है, ठीक है। विब्रियो लगा हुआ है तो समझ लेना कॉम शेप्ड का है, कॉम शेप का है, ठीक है। इट मीन्स कहने का कि जैसा नाम होगा वैसा शेप होगा, ठीक है। शेप के अकॉर्डिंग तुम लोग क्या कर लेना, डिसाइड कर लेना नाम, या फिर नाम के अकॉर्डिंग तुम लोग क्या कर लेना, डिसाइड कर लेना क्या, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये कॉम शेप्ड क्या होता है, सर ये कॉम्बी शेप्ड क्या होता है, कुछ नहीं सर, बीन्स सेम देखो, सेम बीन बीन सेम सेम, इस तरह का शेप का होता है, ऐसा ही, ठीक है, ठीक है, ऐसा शेप का होता है, ठीक है, मीन्स कॉम शेप्ड होता है। अब देखो यदि हम लोग इसके बारे में समझ लिए, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ जाएं। आप लोग यदि अनुमति दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, या फिर इसी को फिर से समझाऊंगा यदि आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो। देखो हम लोग तो ये चीज देख लिए ना कि बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है, कहीं भी पाया जाता है, हर जगह, मतलब एयर, वाटर, बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, बॉडी ऑफ एनिमल, सब जगह कहीं भी मिल सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। और ये देखो जनरली क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया जो है सिंगल अकेले भी रहता है और झुंड में भी रहता है, ठीक है, अकेले भी रहता है और कॉलोनीज में भी रहता है, मींस एक बैक्टीरिया भी रहता है कहीं कहीं, ठीक है, और कहीं कहीं तुम देखोगे कि भीड़ भाड़ भी है, एक साथ बहुत सारा बैक्टीरिया भी है, ठीक है। इसके कारण, बैक्टीरिया के कारण डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होता है हम लोगों को। जैसे कोलरा का नाम सुना है आप लोगों ने, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुने हो, टाइफाइड का नाम सुने हो, ये सारा जो डिजीज है हम लोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। अब फिर इसमें एक चीज और थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जा रहा है कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो वर्ड है इसका जो सिंगुलर क्या होगा, ये तो प्लूरल फॉर्म है बैक्टीरिया, इसका सिंगुलर क्या होगा, तो बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम, ओके। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज एल्गी। यदि हम लोग एल्गी के बारे में बात करें तो एल्गी जो है ये प्लूरल वर्ड है, ये हम लोग देख रहे हैं, इसका सिंगुलर क्या होगा, एल्गी का सिंगुलर क्या होगा, एल्गी का सिंगुलर होगा एल्गा, लो भाई, अलगा, एल्गा, ठीक है, एल्गी का सिंगुलर है ये, सिंगुलर एल्गा, ये प्लूरल है एल्गी, ठीक है। अब इस एल्गी के बारे में बात करें तो इसके बॉडी का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण इसका कलर अलग अलग होता है, और इसी के कारण एल्गी को कलर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ कलर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब कलर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई तो कर दिया गया हम लोगों के द्वारा, किसको, एल्गी को। ये एल्गी जो है आखिर क्या करता है, ये जो यदि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बात करें एल्गी का, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉपिक होता है, मोस्टली क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण
एल्गी जो है ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होता है, मीन्स इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड by the consumption of sunlight, CO2, H2O and water. Means by consuming CO2, H2O, sunlight and water, it can perform photosynthesis, and the process of making food by the green plants is called photosynthesis. We better know, है कि नहीं? तो photosynthesis ये करने में कैपेबल होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। एल्गी का कुछ टाइप देखें, कौन कौन सा कुछ एग्जाम्पल देखें, तो स्पायरोगैरा हो गया, क्लेमिडोमोनस हो गया, ये सब क्या है? एल्गी का टाइप्स है। वॉल्वॉक्स हो गया, ठीक है, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगैरा, क्लेमिडोमोनस, ठीक है, डायटम्स, these are the some examples of algae. Okay, these are some of the examples of algae. Okay, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फंगी के बारे में। अब किसके बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को? फंगी के बारे में। तो देखो फंगी जो है, फंगी जैसे ये एल्गी का हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिसेलर भी होता है, मल्टीसेलर भी होता है, हाँ, ठीक उसी तरह फंगी भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों हो सकता है। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यदि बात करें तो ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। फंगी क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, ये सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है कौन? फंगी। फंगी का यदि सिंगुलर बात करें कि फंगी का सिंगुलर क्या होगा, तो फंगी का सिंगुलर होगा फंगस। फंगी का सिंगुलर क्या होगा? फंगस। इसका कुछ एग्जाम्पल यदि देखना चाहते हैं आप लोग तो एग्जाम्पल इसका हो गया, ईस्ट का नाम सुने अभी थोड़ा देर पहले जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैं बता रहा था कि ईस्ट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, मतलब राइजोपस फंगस। उसके बाद जो है पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन, ईस्ट, राइजोबियम, ये सब जो है क्या है? फंगस है, राइजोपस फंगस क्या है? ये सब जो है एग्जाम्पल है किस चीज का? फंगी का। किसका एग्जाम्पल है? फंगी का। अब फंगी जो है किस टाइप के इन्वायरमेंट में पाया जाता है? मेनली ज्यादातर कैसा इन्वायरमेंट में पाया जाता है यदि बात करें तो फंगी आर फाउंड मेनली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। फाउंड मेनली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। कहां पर पाया जाता है मुख्य रूप से? तो मेनली मुख्य रूप से ये वार्म और मॉइस्ट प्लेस पर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो हम लोग यदि यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है, सारा कुछ समझ लिए तो आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि हाँ ईस्ट का जो है, जैसे फंगी का यूज है, यूज भी है, बहुत सारा यूज है। जैसे मान लो कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि यूजफुल होता है एज वेल एज हार्मफुल होता है दोनों। तो उसमें मैंने बताया था, ईस्ट का नाम लिया था मैंने, ईस्ट में बताया था कि वो बेकरी इंडस्ट्री और ब्रीवरी इंडस्ट्री में, मतलब अल्कोहल बनाने में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, ये सब बनाने में ईस्ट का क्या होता है? यूज होता है। मैंने बताया था कि पेनिसिलिन का हेल्प से पेनिसिलियम एक बनाया, पेनिसिलियम के हेल्प से क्या बनाया जाता है? पेनिसिलिन बनाया जाता है, जो कि डिजीज के लिए क्या होता है? डिजीज को के इलाज में, क्योर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कहने का कि ये एक तरह का मेडिसिन है जो कि किसके हेल्प से बनता है? फंगी के हेल्प से बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यदि हार्मफुल इफेक्ट का बात करेंगे तो हार्मफुल इफेक्ट भी अभी बताया था मैंने कि क्या होता है? ब्रेड पे ब्रेड मॉल्ट्स वगैरह आ जाता है, राइजोपस फंगस, ब्रेड मॉल्ट्स आ जाता है तो क्या हो गया? केक, ब्रेड खराब हो गया, मतलब फर्मेंटेशन हो गया। तो यूज और हार्म दोनों है फंगी का। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो क्या है? प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। यदि प्रोटोजोआ का बात करें तो इसका सिंगुलर क्या होगा? प्रोटोजोअन होगा। क्या होगा? प्रोटोजोअन। सिंगुलर ऑफ प्रोटोजोआ इज व्हाट? प्रोटोजोअन। ओके, तो अब हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर देन आफ्टर प्रोटोजोआ के बाद हम लोग वायरस पे और वायरस पढ़कर खत्म कर। तो अब हम लोग फंगी के बाद क्या देखेंगे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का यदि बात करें हम लोग तो ये यूनिसेलुलर होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है एंड एक्वेटिक होता है। मतलब कहने का कि सिंगल सेल वाला होता है, पानी में रहता है, ठीक है, और
यूनिसेलर होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स व्हाट? डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। ऑल्सो सम ऑफ द प्रोटोजोआ आर पैरासाइटिक इन नेचर। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जानते हो ना तुम लोग, 7 में ही पढ़कर आए होगे। पैरासाइट किसको बोलते हैं? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स इट्स फूड विदाउट हार्मिंग दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब कहने का कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे और उससे इन फूड गेन करे, डिराइव करे, बिना उसको हार्म पहुंचाए। मतलब एक होगा गेस्ट और एक होगा होस्ट, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म रहेगा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसको बोलेंगे होस्ट, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई रहेगा उसको बोलेंगे गेस्ट, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा वो गेस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके ऊपर वो होगा होस्ट, ठीक है। अब देखो, गलत समझ लिए तुम लोग। देखो ये जैसे होस्ट, मान लो कि ये घर है, ठीक है, मैं हूं, मान लो जैसे सपोज मैं, मेरे सर पे जो रह रहा है वो मेरे लिए क्या हुआ? गेस्ट, ठीक है। मैं क्या हो गया? होस्ट, ठीक है। समझ गए? मैं हो गया होस्ट और वो क्या हो गया? गेस्ट। मतलब मैं मेहमान नवाजी करने वाला, जो मेहमान नवाजी करेगा, जो खाना देगा किसी को, वो क्या हो गया? होस्ट हो गया, ठीक है। और जो आया है खाने के लिए वो क्या हो गया? गेस्ट, ठीक है। अब देखो प्रोटोजोआ का सिंगुलर क्या होता है? प्रोटोजोअन होता है। क्या होता है? प्रोटोजोअन होता है, प्रोटोजोआ का सिंगुलर, ठीक है। इसके कारण आप देखो, इसमें हम लोगों ने अभी देखा कि ये केवल हेट्रोट्रॉपिक, हमने देखा कि हेट्रोट्रॉपिक होता है, कुछ पैरासाइटिक भी होता है। पैरासाइटिक का डिफिनेशन भी हम लोगों ने देखा। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का एग्जांपल आप दे सकते हैं सर? हाँ डेफिनेटली मैं दे सकता हूँ। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, और इसी प्लाज्मोडियम के कारण हम लोगों के मींस ह्यूमन बीइंग्स को मलेरिया जैसा बीमारी होता है। मलेरिया डिजीज होता है ना, वो ड्यू टू प्लाज्मोडियम ही होता है, ठीक। कुछ एग्जांपल का यदि बात करें हम लोग किसका? प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ का एग्जांपल का बात करेंगे तो अमीबा हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया, पैरामेसियम हो गया। These are some of the examples of protozoa. And now last microorganism is what? Virus. If we talk about virus, तो virus are so small as it can be seen only through electron microscope. Special type of microscope से ही इसको देखा जा सकता है। और वो स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसी के हेल्प से हम लोग इसको देख सकते हैं, प्रोटोजोआ को, ठीक है, वायरस को। और वायरस को बोला जाता है इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैं बोलता हूँ, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बाउंड्री लाइन है चौका छक्का, ठीक है। बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मतलब इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कहने का मतलब कि ये जब एनवायरमेंट में रहता है, आउटर सराउंडिंग में रहता है, तो आउटसाइड द बॉडी मींस इन्वायरमेंट जब रहता है तो ये नॉन लिविंग जैसा रहता है, नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, ठीक है। और जैसे ही किसी बॉडी में इंटर करता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करता है, ये बिहेव करने लगता है लिविंग के जैसा। दैट्स व्हाई वी से दैट कि वायरसेस आर द इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और दूसरी बात, यदि इसके शेप का बात करें तो इसका कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर, कोई फिक्स शेप नहीं होता है वायरस का, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके।